हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कर्नल अजय कोटियाल। प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने किया स्वागत। केदारनाथ पुनर्निर्माण में निभाई थी अहम भूमिका। उत्तराखंड में हड़ताल पर तीरथ सरकार सख्त। कर्मचारियों की सेवा निरस्त नहीं होंगी भर्ती। मुख्य सचिव को समुचित कार्रवाई के दिए निर्देश। पूर्व केंद्रीय मंत्री बच्ची सिंह रावत का एम्स ऋषिकेश में हुआ निधन। 31 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। सीएम तीरथ सिंह रावत ने व्यक्त की संवेदनाएं। कोविड केयर सेंटर से फरार हुए 20 मरीज। मचा हड़कंप। आपदा प्रबंधन और महामारी एक्ट के तहत दर्ज हुआ मुकदमा। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से महिला की मौत। सामने आई बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। मॉर्निंग वॉक के दौरान हुआ हादसा। उत्तरकाशी में किसानों पर गिरे आफत के ओले। सैकड़ों बीघा फसल का हुआ नुकसान। आकलन कर मुआवजे की उठी मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और सक्रिय हो गई है। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले रिटायर्ड कर्नल अजय कोटियाल ने आप पार्टी का दामन थाम लिया है। हरिद्वार रोड स्थित एक होटल में मिशन उत्तराखंड नवनिर्माण कार्यक्रम के तहत कर्नल कोटियाल ने आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। आपके प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया और प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर के नेतृत्व में आप कार्यकर्ता ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आप पार्टी ने दिल्ली में बेहतर काम किया है। बेरोजगारी और हेल्थ सेक्टर में पार्टी उत्तराखंड में भी मजबूती से काम करेगी। पार्टी का मकसद युवाओं को आगे रखकर प्रदेश में विकास करना है। उत्तराखंड के 70 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने संबोधित किया। संबोधन के दौरान भाजपा और कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा कि दोनों पार्टियों के बीच समन्वय होने के चलते उत्तराखंड का विकास नहीं हो पा रहा है। साथ ही आपका मिशन उत्तराखंड नवनिर्माण शुरू हो जाने की बात भी कही। रुद्रपुर उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और रुद्रपुर नगर पालिका परिषद की पूर्व चेयरमैन मीना शर्मा ने क्षेत्रीय विधायक पर आरोप लगाया है वह नजूल भूमि पर सस्ता लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास कर रही हैं। शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार इस मामले में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और ना ही उन्होंने अभी तक नजूल मामले में कोई सकारात्मक पहल की है। वह दावे के साथ कह सकती हैं कि आज की तारीख तक सरकार की तरफ से कोई भी जियो लागू नहीं हुआ है और यदि लागू किया गया है तो विधायक से अपील करती हूं कि उसे सार्वजनिक करें। आज हमारे साथ मौजूद हैं नगर निगम की पूर्व चेयरमैन मीना शर्मा जी, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नजूल के मुद्दों को लेकर। इनसे जानना चाहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य था और क्या पूरा मामला है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नजूल के मुद्दों को लेकर, क्या पूरा मामला है। मैं आप सबको भी नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि हम जान रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले हमारे क्षेत्रीय विधायक जी ने जिस तरह से नजूल भूमि पे मालिकाना हक की घोषणा पर बड़ी जल्दी जाकर मिठाई बांटने का, मिठाई खाने का और फ़ोटो खिंचाने का काम किया है, उस पर मेरा कहना है कि पिछले 4 वर्ष में 3 बार से ज़्यादा मिठाई बट चुकी है और मिठाई खा चुके हैं, फ़ोटो हो चुके हैं और घोषणा हो चुकी है। पर मैं विधायक जी से कहना चाहती हूँ कि 2.5 वर्ष पूर्व भी उन्हीं की सरकार थी और उनके मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री यहाँ पर चुनावी मंचों से नगर निकाय के चुनाव में उन्होंने घोषणा की थी कि हम बहुत जल्दी रुद्रपुर में मालिकाना हक दिलवाएंगे। उनके मेयर ने भी बनने के बाद 2.5 वर्ष हो चुका है, क्योंकि उन्होंने भी कसम खाई थी कि जब तक मालिकाना हक मिल नहीं जाता रुद्रपुर की जनता को तब तक हम कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। 2.5 वर्ष से वो भी कुर्सी पर नहीं बैठ रहे और विधायक जी ने भी घोषणा की थी कि जब तक मालिकाना हक दिलवा नहीं देंगे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब चुनाव नज़दीक देख के उनको छटपटाहट हो रही है कि 8-9 महीने बाकी है और मैं किस तरह से जनता को बरगलाने का काम कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। तो मैं विधायक जी से कहना चाहती हूँ कि जनता को बरगलाने का काम बंद करें और नगर विकास मंत्री जी के पैरों में पड़कर वो फ़ोटो वायरल करा के ये दिखाना चाहते हैं जनता को कि मैं मालिकाना हक के लिए प्रयास कर रहा हूँ।
मैं भी विधायक जी को कहना चाहती हूँ और सारी मीडिया के साथ मैं किसी भी चौराहे पे या चाहे देहरादून जाके भी वहाँ के मुख्यमंत्री जी या नगर विकास मंत्री जी के पैर रुद्रपुर की जनता के लिए मैं भी पकड़ सकती हूँ, बल्कि साष्टांग प्रणाम भी कर सकती हूँ, उठक बैठक भी लगा सकती हूँ। मौजूद थी पूर्व चेयरमैन नगर निगम की। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो विधायक जी के द्वारा अभी कुछ वीडियो वायरल की गई थी जिसमें कहा गया था कि लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। विधायक जी चुनाव लड़ने का समय आ गया है, तो वो मेयर जो पूर्व चेयरमैन है उनका साफ तौर पर कहना है विधायक जी जनता को गुमराह कर रहे हैं। अभी किसी तरीके का कोई जियो जारी नहीं हुआ है। अपने सहयोगी संदीप पांडे के साथ मैं शाहिद खान, के न्यूज़, उधम सिंह नगर। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे भाभी। पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बच्ची सिंह रावत के निधन पर एम्स ऋषिकेश में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि स्वर्गीय बच्ची सिंह रावत ने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में अथक प्रयास किए। उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी लोग याद करते हैं। लंबे इंतजार के बाद आखिर रुड़की के मालवीय चौक से रेलवे स्टेशन तक की सड़क के दिन बहुर गए हैं। विधायक प्रदीप बन्ना ने 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का फीता काटकर उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से यहां के लोग इस सड़क के निर्माण की मांग कर रहे थे, लेकिन इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया था। इस सड़क का शिलान्यास विधायक प्रदीप बन्ना ने फीता काटकर किया। वहीं उन्होंने कहा कि जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए नाले के निर्माण कार्य का प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में पास किया है, जिसका निर्माण 1 करोड़ 45 लाख से होगा। विकास में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो घोषणाएं कराई थी वो सारे काम धरातल पर है, सारे काम पूरे हो रहे हैं। आज हमने मालवीय चौक से लेकर गणेश चौक और गणेश चौक से लेकर रेलवे स्टेशन तक की सड़क का उद्घाटन किया है, जिसकी काफ़ी जर्जर हालत थी और काफ़ी ट्रैफिक वहाँ पर है, आवाजाही बहुत है उस सड़क पर। तो ये तारकोल सड़क बनाई जाएगी। करोड़ के लगभग लागत है इसकी। इसमें पानी की निकासी का ध्यान रखा जाएगा, मेटल रोड बनेगी और आसपास की जो सड़कें हैं, लिंक रोड है, उनको भी बनाया जाएगा। चंपावत जिले के बनबसा भारत नेपाल सीमा पर कोरोना की जांच के राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार बॉर्डर पर आवाजाही करने वाले लोगों की रैपिड एंटीजन टेस्ट कर बॉर्डर पर प्रशासन मुस्तैदी से तैनात है। चंपावत जिले के सीओ अविनाश ने बताया कि दूसरी बार के बढ़ते कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सीमा पर आने वाले लोगों की जांच गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और जो भी व्यक्ति पालन नहीं कर रहा है उसके खिलाफ प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हमारा बनबसा में जगपुड़ा बैरियर है, वहाँ पर हमने 24 घंटे के लिए ड्यूटी लगाई है और जितने भी वाहन आ रहे हैं सबको रोक करके उनसे पूछताछ की जा रही है और उनका नंबर नोट किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। और जो हमारे 8 संक्रमित
प्रभावित राज्य हैं वहाँ के लोगों के लिए ये सलाह है कि वो अपना 72 घंटे पहले का एक RT-PCR नेगेटिव टेस्ट लेके आएँ। अगर जो लोग नहीं लेके आ रहे हैं और जिनमें हम वहाँ पर बॉर्डर पे आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं और संक्रमण प्रभावित राज्यों के लोग हैं उनकी रैंडम सैम्पलिंग भी कर रहे हैं। जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनको हम होम आइसोलेशन के लिए सर्टिफिकेट देकर उनको होम आइसोलेशन भेज दे रहे हैं। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना मामलों का असर टनकपुर पूर्णागिरी मेले पे भी दिखने लगा है। पूर्णागिरी दर्शन को आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की संख्या महज गिनती भर रह गई है। पूर्णागिरी दर्शन के लिए सबसे ज्यादा श्रद्धालु यूपी से आते हैं। यूपी से दर्शन को आ रहे श्रद्धालुओं का कहना है कि बढ़ते कोरोना और नाइट कर्फ्यू की वजह से अब दर्शन को लोग कम आ रहे हैं। वहीं 30 अप्रैल तक चलने वाले इस पूर्णागिरी मेले को लेकर जिला पंचायत जिला प्रशासन के निर्देश के बाद भी मेले को लेकर कोई फैसला लेने की बात नहीं कर रहा है। कभी भरा रहता था। जो नाइट कर्फ्यू का जो आदेश हुआ है प्रशासन की तरफ से उसकी वजह से बिल्कुल भी मेला नहीं है। और कोविड-19 का तो फ़र्क है ही है। जो 2-3 हज़ार आदमी आता था अब तो मुश्किल से 50-100 आदमी या 200-250 आ रहा है। बिल्कुल मेला है ही नहीं, समझ लीजिए ना के बराबर मेला चल रहा है। और इस वर्ष कोविड टीके के कारण अत्यंत कम श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। और इस संबंध मेले के संबंध में कि मेला हालांकि अभी 30 अप्रैल तक होना है, लेकिन इससे पहले अगर शासन प्रशासन का जो निर्देश होगा उसका पूरा पालन किया जाएगा। खबर नैनीताल से है, जहां कोरोना रात्रि लॉकडाउन की वजह से नैनीताल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर्यटन उद्योग में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने नगर के पर्यटन उद्योग की कमर तोड़कर रख दी है। नगर में हर कोई इस उद्योग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। वहीं बातचीत के दौरान होटल स्वामी ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर में थोड़ा बहुत कारोबार पटरी पर आ रहा था, लेकिन अब वही स्थिति फिर से आने लगी है और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करने पड़ेंगे। अब देखिए नैनीताल जैसी जगह में तो नाइट कर्फ्यू का सेंस नहीं बनता। और यहाँ देखिए दिन में 2 बजे इस वक्त और सड़क में देखिए आदमी नहीं है, पूरी सड़क खाली पड़ी हुई है। यहाँ तो रात को वैसे ही 8 बजे का आदमी रोड पर नहीं होता। बल्कि इस अनाउंसमेंट से ये हो रहा है कि और लोगों के मन में एक नेगेटिव फीलिंग आ रही है कर्फ्यू लगा हुआ है। बेनिफिट कोई कुछ नहीं है ऐसे, क्योंकि ऑलरेडी आदमी रोड पे नहीं है। यहाँ तो रात को 7-8 के बाद देखेंगे तो आदमी रोड पे मिलेगा नहीं आपको, कोई सुनसान रोड है। अगर नाइट कर्फ्यू लगना ही था तो जिन प्लेसेस में एक्टिविटी होती है, हरिद्वार है या देहरादून है या हल्द्वानी है, वहाँ तो फिर भी मान रखता है कि लोग निकलते हैं रात को। लेकिन नैनीताल जैसी जगह तो यहाँ रोज आदमी वैसे ही 8 बजे बाद घर बंद हो जाता है, तो यहाँ तो कोई इसका फायदा होने वाला नहीं है। यहाँ तो सुबह ही कर्फ्यू है साहब, रात को लगा भी देंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे हालात रहे तो हमें शायद अपना ये कारोबार बंद करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से यहाँ मूंगफली भी ना बिके, अगर हम बैठ के मूंगफली भी बेचें तो भी ना बिके, क्योंकि व्यापारी कोई है ही नहीं टूरिस्ट। अक्टूबर से जब थोड़ा थोड़ा खुला तो राहत थी कि चलो हम मिलके कुछ कर लेंगे, स्टाफ भी और हमने मिलके थोड़ा बहुत आपस में एडजस्ट करके काम करा। लेकिन अब ऐसे ही हालात रहे तो शायद दुकानें, जैसे इस साल 10 रेस्टोरेंट बंद हुए हैं, अगले साल शायद नैनीताल में 30-40 रेस्टोरेंट कारोबारी खत्म। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राज्य, जहां वन्य जीवों और वन संपदाओं का विशाल भंडार है। एक छोटी सी चिंगारी भी प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को भयावह बना सकती है। वनों की आग न सिर्फ ग्रामीणों की खुशहाली को नष्ट कर देती है, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी काल साबित होती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने 5,000 महिलाओं को वनाग्नि नियंत्रण अभियान में शामिल किया है। अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरण लेने के साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों का ड्रोन से सर्वेक्षण कार्य भी शुरू किया गया है। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति में हवाई सेवा का भी उपयोग किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर अपने वनों को आग से बचाने का प्रयास करें। आपकी जरा सी सावधानी हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपदा को बचा सकती है। आपसे अपील है कि वनों में आग लगने की सूचना जल्द से जल्द वन विभाग को दें।
चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बड़ी खबर आपको बता रहे के न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। के न्यूज पर सबसे बड़ी खबर, 18 साल से ज्यादा के लोगों को लगेगी वैक्सीन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1 मई से वैक्सीन लगाने के आदेश जारी हुए हैं। 18 साल से ज्यादा उनके लोगों को लगेगी वैक्सीन। राज्य सरकार ने के न्यूज पर सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1 मई से वैक्सीन लगाने के आदेश दिए गए हैं। 18 साल से ज्यादा उनके लोगों को लगेगी वैक्सीन। के न्यूज पर सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अठारह साल से ज्यादा उम्र के लोगों लगेगी वैक्सीन। राज्य सरकार को सीधे सप्लाई होगी वैक्सीन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वैक्सीन पर केंद्र सरकार का यह फैसला है। पीएम मोदी ने ऐलान किया है, खुले बाजार में भी मिलेगी वैक्सीन। फार्मा कंपनियों और चिकित्सा वैज्ञानिकों के साथ पीएम मोदी ने बैठक में यह फैसला लिया है। राज्य सरकार को सीधे सप्लाई होगी वैक्सीन। के न्यूज पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वैक्सीनेशन पर केंद्र सरकार का यह फैसला। 1 मई से वैक्सीन लगाने के आदेश। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगी वैक्सीन। और के न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर बता रहे हैं आपको। यहां पर 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर को लगेगी वैक्सीन। राज्य सरकार को सीधे सप्लाई होगी वैक्सीन। वैक्सीनेशन पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 1 मई से वैक्सीन लगाने का किया है फैसला। 18 साल से ऊपर के लोगों को लगेगी वैक्सीन। जिस तरह से लगातार युवा चपेट में आ रहे थे, 18 से 40 साल के बीच के लोगों को कोरोना अपनी गद में ले रहा था, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे जुड़ गए। अमित, क्या पूरी जानकारी है? देखिए, कोविड वैक्सीन का तीसरा चरण जो है वो 1 मई से शुरू होगा, जहाँ पे 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। तमाम राज्य सरकारें इसे लेके पहले ही प्रधानमंत्री को
पत्र लिख चुकी थी कि 45 साल से कम लोगों को, खासतौर पे जो 24 ईयर से ऊपर के लोग हैं, उन लोगों को वैक्सीनेट करने की सरकार शुरुआत करे। यहाँ पे अब केंद्र सरकार की तरफ से फैसला ले लिया गया है और 1 मई से 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं वो अपने आप को वैक्सीनेट करा सकेंगे, क्योंकि इस बार का जो संक्रमण है खासतौर इसमें युवाओं, जो भारतीय युवा है वो खासतौर से ज्यादा चपेट में आ रहे हैं और ऐसे पेशेंट बहुत ज्यादा है जिनकी उम्र 45 साल से कम है। पिछली बार जो कोरोना की लहर थी उसमें खासतौर से ये देखा गया था कि जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं ऐसे लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे थे, जबकि इस बार 45 साल से कम के लोग संक्रमित हो रहे हैं, युवा संक्रमित हो रहे हैं। तो ऐसे में बहुत अहम डिसीजन प्रधानमंत्री की तरफ से लिया गया है। अब 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं वो अपने आप को 1 मई से वैक्सीनेट करा सकेंगे। राज्य सरकारों को वैक्सीन केंद्र सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएगी और उसके बाद राज्य सरकारों को हॉस्पिटल के माध्यम, तमाम अन्य संस्थाओं के माध्यम से ही लोगों को वैक्सीनेट कर सकती है। इसके लिए प्राइवेट संस्थानों का भी यूज किया जाएगा। राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा गया है कि वो किस तरह के स्ट्रक्चर में युवाओं को और तमाम लोगों को वैक्सीनेट करेगी। जी बिल्कुल अमित, ये भी ऐलान किया गया कि खुले बाजार में भी वैक्सीन मिलेगी। जी बिल्कुल, प्राइवेट संस्थानों में पहले ही वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन अब चूंकि वैक्सीन की कमी नहीं है, लगातार स्वास्थ्य मंत्री कह चुके हैं कि 10 गुना ज्यादा उत्पादन हो रहा है और जिस तरह से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है उससे ये भी सरकार को भी ये लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाए और यही वजह है कि खुले बाजार में भी वैक्सीन आने की बात कही गई है। तमाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां भी आप पे करके अपने आप को वैक्सीनेट करा सकते हैं या सरकारी संस्थान में अपने आप को मुफ्त, यानी जो बिना पैसे के भी अपने आप को वैक्सीनेट करा सकते हैं। हर इंसान जो भी वैक्सीनेट अपने आप को कराना चाहता है वो करा सकता है, क्योंकि जो लिमिट थी 45 प्लस की वो 1 मई से खत्म हो जाएगी और 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोग अपने आप को वैक्सीनेट करा सकेंगे। जी क्योंकि तमाम जानकारी के बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका। तो आपको बता दें राज्य सरकार को अब सीधे सप्लाई की जाएगी वैक्सीन और खुले बाजारों में भी मिलेगी वैक्सीन। अब जो लोग भी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं 18 से ऊपर, अब उनको कहीं पर भी वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे के न्यूज पर। अब खुले बाजार में मिलेगी वैक्सीन। फार्मा कंपनी व चिकित्सा वैज्ञानिकों के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।